पाकिस्तान में कितना बार गया और जाकिर नाइक को कितना बार मिला, आपको कितना गर्लफ्रेंड है, आप बीफ खाता है क्या, आप इस्लामाबाद में कितना बार गया, ऐसा क्वेश्चन था लोकल इंटेलिजेंस। एक बाल्टी था, हमेशा बाल्टी में पेशाब करो या कुछ ना करो, ये था एक यूपी का एक कोविड सेंटर का हाल। उस दिन बताया आप हमेशा हिंदी या इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, मतलब मलयालम में नहीं मलयालम बोल सकते हैं। मना है। मुझे 1-2 मिनट, 5 मिनट में 2 मिनट मेरा माँ से बात करना है। माँ उस टाइम बीमारी था, इसलिए मैं बताया मेरा माँ को हिंदी भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती। 851. Those are the total number of days that my guest today spent imprisoned in an Uttar Pradesh jail after he was arrested while on his way to Hathras to report on a gruesome gang rape of a Dalit woman. I have with me Siddiq Kappan, journalist who's just been released on bail a few days ago. Thank you so much for joining us, Siddiq. आपको छूट हुए कुछ दिन ही हुए हैं जेल से। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, ये फ्रीडम कैसा महसूस हो रहा है आपको? अभी अच्छा, मतलब हैप्पी, फीलिंग हैप्पी। अभी हमारा बहुत लोग हमको मतलब इंतकाल हुआ, बहुत लोग कोविड की वजह से गया, बहुत मेरा माँ भी इंतकाल हुआ इस टाइम में। जब आप जेल में थे आप उनका फ्यूनरल अटेंड कर पाए? नहीं नहीं, अभी तक। आप उनके, जब आपको परमिशन मिली थी? नहीं। नहीं। अभी 6 हफ्ते इधर दिल्ली में रहना पड़ेगा, उसके बाद माँ का कब्रिस्तान जाना पड़ेगा बस। लेकिन खुशी है बहुत, 28 मंथ के बाद अभी बाहर आया, अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत मीडिया फ्रेटर्निटी भी मिला मुझे, बहुत लोगों को, बहुत लोग हमको मदद किया, हमारा जेल रिहाई के लिए सपोर्ट किया। आप 5 अक्टूबर 2020 को गए थे हाथरस में रिपोर्ट करने। उस दिन के बारे में बताइए, कब आपने प्लान किया कि मुझे रिपोर्ट करना है और कैसे पुलिस ने आपको पकड़ा? सितंबर 29 को इस मतलब हाथरस लड़की का मतलब इंतकाल हुआ, वो लड़की शहीद हुआ। उस दिन से मैं प्लानिंग कर रहा था, लेकिन मुझे उधर जाने के लिए मतलब कुछ कंपनी अकेले जाने के लिए मुझे डर था, इसलिए मैं किसी यूपी का कुछ लड़का को ढूंढ रहा था। उस टाइम से बहुत जर्नलिस्ट लोग था, उसको भी कॉल किया, बहुत लोग गया नहीं उधर, बहुत लोग प्लानिंग में नहीं था, कुछ लोग उसके बीच में किसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू उधर पहुंच गया, पॉलिटिकल पार्टीज। मैं भी ऐसा एक प्लानिंग में था उस दिन से 4 अक्टूबर तक। लेकिन 4 अक्टूबर रात को मुझे एक फ़ोन कॉल मेरा दोस्त बताया हम जाएंगे उधर, इसलिए मैं 5 अक्टूबर से मतलब 6-7 बजे दिल्ली से निकल गया। हम बहुत टाइम कोशिश करके एक ओला ऊबर ऑनलाइन कैब बुक करने के लिए कोशिश किया। लास्ट मुझे एक ओला से एक गाड़ी ड्राइवर का नंबर मिला, मैं उससे बात करके उधर जाने के प्लानिंग में था। दिल्ली यूपी बॉर्डर से गाड़ी पकड़ा, मदुरा टोल प्लाजा, 1 घंटे में मदुरा टोल प्लाजा पहुंच गया। उधर एक तलाशी चल रहा था उस टाइम में, पुलिस जो है गाड़ियों चेक कर रहे थे। हम भी हमारा कार्ड दिखाया, मेरा पास प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का ID कार्ड था, मैं वो दिखाया, मैं हाथरस जा रहा हूँ। वो पूछा क्यों जा रहा है उधर, मैं बताया मैं यहाँ रिपोर्टर हूँ, रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और 2-3 मिनट उधर रुका हमारा गाड़ी, फिर ये दिल्ली साइड में मोड़ के गाड़ी ऑफ किया। बताया हमको हम नहीं जा रहे हैं उधर, हम बताया उधर प्रॉब्लम है तो हम नहीं जा रहे हैं उधर, हमको वापस जाने दो। वो बताया नहीं, 5 मिनट आपको पूछताछ करना है, इसलिए आपको इधर पुलिस चौकी, पुलिस हेड पोस्ट में आना पड़ेगा। मैं गया, मैं और मेरा ड्राइवर सब लोग गया। शाम को 5 तारीख को शाम 6 बजे तक उधर रुका हमको। क्या पूछताछ की आपसे वहाँ? कुछ नहीं, 10:30 बजे से 5:30 बजे 6 बजे तक उधर बिठाया, बस खाली बैठाए रखा? खाली बैठा, कुछ नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, पूछताछ नहीं। फिर 6 बजे, तकरीबन 6 बजे, अराउंड 6 o'clock कुछ लोग आया, 4 लोग आया। वो लोकल इंटेलिजेंस था, LIO, लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। वो हमको पूछताछ शुरू किया, पूछा केरला का पत्रकार कौन है, ये इधर आया, मैं बताया मैं हूँ। फिर मुझे क्वेश्चन करने शुरू किया, मतलब मजाक क्वेश्चन था वो, पाकिस्तान में कितना बार गया और जाकिर नाइक को कितना बार मिला, ऐसा क्वेश्चन था, मजाक टाइप क्वेश्चन, बीफ खाता है क्या, हाँ
ऐसा बस मजाक क्वेश्चन। मैं भी सोचा ये ऐसा मतलब एक मामूली क्वेश्चन होगा, फिर हमको छोड़ देगा। लेकिन थोड़ा टाइम बाद ATS, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ऐसा सब एजेंसी आया उधर, पूछताछ को क्वेश्चनिंग शुरू किया। सुबह तक तकरीबन अगले दिन की सुबह तक 6 बजे, 6 तारीख को तकरीबन 7 बजे तक सोने की भी मना किया वो। और उधर कुछ नहीं, पुलिस चौकी था, सुविधा फैसिलिटीज़ नहीं है सोने के लिए। हमको उधर बिठाया सुबह तक 6-7 बजे तक। फिर 8-9 बजे हमको उधर से एक गाड़ी में बिठा के, एक इनोवा टाइप गाड़ी था, मुझे याद नहीं है कौन सी गाड़ी था, एक ब्लैक कलर की गाड़ी था, मुझे अभी भी याद है। गाड़ी में एक फ्लैग था, बीजेपी का फ्लैग। ओके, पुलिस गाड़ी नहीं था। उसमें बिठा के हमको SDM मांड SDM उसका सामने पेश किया तकरीबन 10-11 बजे। उधर भी हम बताया हमको, मतलब ये उधर पहुंचने के बाद हमको पता चला, मतलब हमको खिलाफ 151 IPC 151 में ब्रीच ऑफ पीस, मतलब शांति भंगन दायरा लगा के हमको SDM के सामने पेश किया ये। फिर मैं SDM से बात किया, मैं बताया हमको पर्सनल बॉन्ड पे बेल दे दो, हमको छोड़ दो। वो बताया नहीं, कोई आएगा तो हम आपको छोड़ देगा। ऐसा बचा गया। उधर पुलिस क्या किया, वाइट पेपर पे हमसे साइन करवाया, खाली एम्प्टी पेज पे साइन कर लिया। A4 पेपर था, वाइट शीट पे साइन करवाया। फिर हमको एक क्वारंटाइन सेंटर मदुरा में, फुल कटोरी स्कूल था, स्कूल में बंद कर दिया। वाओ। और इस दौरान आपकी फैमिली को पता था क्या हो रहा है आपके साथ? नहीं, अभी तक फोन नहीं हुआ। फोन आपके पास, फोन ले लिया गया था आपसे? फोन, मेरा लैपटॉप, मेरा नोटपैड, हमारा कितना चीज़ है वो सब पुलिस। तो आप किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए कि ये हो रहा है मेरे साथ? फिर 45 डेज के बाद फोन किया हम, 45 दिन। तो आपकी फैमिली को बाकी मीडिया से पता चला कि आप अरेस्ट हो गए हैं, तो 45 डेज तक आप बिल्कुल टच में नहीं थे? टच में नहीं, फोन भी एडवोकेट से भी टच नहीं है, कुछ। यूपी गवर्नमेंट ने अपनी एफिडेविट जो उन्होंने कोर्ट में फाइल की, उन्होंने बोला कि you were going to Hathras under the garb of journalism with a very determined design to create a caste divide and disturb law and order situation and were found carrying incriminating material. आपको पता है वो क्या चीज़ है जिसके बारे में बात करें? क्या मिला आप पे जिसको वो incriminating? मेरे पास एक लैपटॉप था यार, एक मोबाइल, 2 पेन, एक नोटपैड, इतना था मेरे पास। ये होगा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, मुझे नहीं मालूम क्या था। मेरा लैपटॉप में बहुत आर्टिकल था, मेरा आर्टिकल था वो पुराना, मतलब मैं लैपटॉप यूज करके टाइप करता था, प्रिंट में स्टोरीज बस। और UAPA के बारे में, इंडिया में कितना UAPA एक्यूज्ड है, मतलब कितना जेल में बंद होने वाला लोगों को नाम और उसका डिटेंशन पीरियड और एक्यूज्ड एक्यूटेड डेट, क्या स्टेटस, UAPA के बारे में मैं एक आर्टिकल लिखने में वो उसका अंडर वर्क में था मैं। तो आप UAPA के बारे में ही लिख रहे थे? पिछले 10 साल में मैं UAPA का बीट करता था। UAPA की बीट थी आपकी, एंड देन आप पे UAPA हो गया। पहले मुझे बताइए, जब आप अरेस्ट हुए आपने क्या सोचा कि चलो 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते, UAPA लगना बहुत बड़ी चीज होती है। उस पेपर में पढ़ा, मेरा खिलाफ UAPA लगाया। पेपर में सबसे पहले आपको पता चला? आपको डायरेक्ट न्यूज़ पेपर नहीं, लेकिन उधर कोर्ट में पहुंचने के टाइम बहुत भीड़ था, पुलिस, बहुत वकील, मीडिया सब था। उस दिन भी हमको नहीं मालूम हमारे ऊपर क्या मतलब एलिगेशन है या क्या दायरा लगाया, नहीं मालूम था। पहले 21 दिन हम उधर था, मतलब स्कूल में था, क्वारंटाइन सेंटर, टेम्पररी जेल बताते हैं। उधर एक कोविड सेंटर का, सॉरी क्वारंटाइन सेंटर का कुछ सुविधा फैसिलिटीज़ नहीं था, टॉयलेट भी नहीं था, वॉशरूम भी नहीं था उधर। 24 आवर एक स्कूल रूम में, एक क्लास रूम में बंद करके रखा हमको। पेशाब करने के लिए एक बाल्टी था उधर, एक कॉर्नर पे क्लासरूम में। और आप तीनों उसी में थे? चारों उसी चारों नहीं है, 50 लोग था। 50 लोग एक रूम में थे? एक रूम में, एक क्लास रूम में। उधर टॉयलेट का सुविधा नहीं है, आपको टॉयलेट जाने है तो डोर, मतलब उधर बहुत झगड़ा, मतलब पुलिस से, उधर क्या है सिपाही था, उससे बहुत बात करना, उसका गाली सुनना, फिर आपको
हमेशा एक दिन एक बार भेजेगा तो भेजेगा बस। वो भी एक बहुत फाइटिंग था, टॉयलेट जाने के लिए भी फाइट करना पड़ेगा। एक बाल्टी था हमेशा, बाल्टी में पेशाब करो या कुछ ना करो। ये था एक यूपी का एक कोविड सेंटर का हाल। और कितने टाइम थे आप वहाँ? 21 दिन 21 डेज आपने ऐसे सफर किया। कुछ हमको नहीं मालूम क्या है, क्या चल रहा है। एक फ़ोन कॉल भी नहीं है हमारा फैमिली को या हमारे दोस्त को नहीं मालूम मैं किधर है, मुझे किधर बंद किया या अरेस्ट किया। कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस या जेल प्रशासन, मतलब एक टेम्पररी जेल, वो भी नहीं दिया। उसके बाद आप कहाँ गए 21 दिन बाद? फिर 21 दिन के बाद मदुरा जेल को ट्रांसफ़र किया हमको। उधर भी 1 महीने, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा दिन, तकरीबन 1 महीने उधर। उसके बाद 45-46 डे में हमको एक बार फ़ोन मिला। उस दिन बताया आप हमेशा हिंदी या इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, मतलब मलयालम में नहीं मलयालम बोल सकते हैं। मना है। या आपको स्पेसिफिकली आपको आगे बोला गया? ये डिप्टी जेलर था उधर, वो मना किया। मैं बताया मुझे 1-2 मिनट, 5 मिनट में 2 मिनट मेरा माँ से बात करना है। माँ उस टाइम बीमारी था, इसलिए मैं बताया मेरा माँ को हिंदी भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती, मुझे 2 मिनट चाहिए। फिर लास्ट उसको हाथ पैर पकड़ के 2 मिनट मिल गया मुझे बात करने के लिए। उस दिन पता चला मेरा केस क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस फाइल किया, यार मैं वाइफ को या फैमिली मेम्बर्स को ये बताया, मैं मदुरा जेल में पहुंच गया। उस तक एक एडवोकेट को या मेरा दोस्त लोग था, जर्नलिस्ट लोग था दिल्ली से, उसको भी परमिशन नहीं दिया मिलने के लिए। जैसे दिन गुजरे, आप जब जेल में थे और लोगों से आप मिले जो और प्रिजनर्स थे, वो इंटरेक्शन कैसा था? प्रिजनर्स फर्स्ट टाइम बहुत, मतलब पेपर में, हिंदी पेपर में बहुत फेक न्यूज़ चल रहा था उस टाइम में। मतलब हमारा खिलाफ भी बहुत पुलिस का वर्शन, हमेशा और हिंदी मीडिया पुलिस का वर्शन लिखता था। इसलिए फर्स्ट टाइम थोड़ा कुछ लोग ऐसा उसमें भरोसा रखा, ऐसा एक बिहेवियर था। लेकिन फिर मतलब मीडिया में भी और पेपर में भी सच भी आया कुछ, मतलब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया केस। इसके वजह से थोड़ा रिलीफ मिल गया मुझे, बिहेवियर भी अच्छा बिहेवियर भी था। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे क्या हुआ। जैसे आपने बताया आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया 2021 में, जब आप जेल में थे। आपके 2 बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं। जब भी आप उनसे बात करते थे, पहले तो कितनी फ्रीक्वेंटली आप बात कर पाते थे या मिल पाते थे उनसे, और जब करते थे आपको क्या समझ में आता था, उन पे क्या गुजर रही है? हफ्ते में मदुरा जेल में हफ्ते में 1 बार था हमको, पहले 1 बार, हफ्ते में 1 बार 5 मिनट मिलेगा आपको। वो भी कभी कभी आते हैं, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है या कुछ ना हो तो फ़ोन नहीं मिलेगा। और केस के बारे में जेल प्रशासन को भी थोड़ा समझ में आया क्या है ये, फर्जी केस है, फेक केस है, पॉलिटिकल केस है, पॉलिटिकल प्रिजनर है। इसलिए मुझे उधर का सुपरटेंडेंट और जेलर भी बहुत मतलब हेल्प किया मुझे। इसलिए मुझे 5 मिनट मिल गया, मैं मलयालम में बात शुरू हुआ उधर। फिर मैं वाइफ को और एडवोकेट से भी बात किया उधर से। उस टाइम मेरा माँ बीमारी था, अल्जाइमर्स पेशेंट था, उससे बात करने के लिए मैं हमेशा कोशिश किया। और बच्चे के एजुकेशन था, छोटा था, दोनों छोटा बच्चा था, उसको भी थोड़ा मतलब इंस्पिरेशन दिया, मतलब ये दिक्कत नहीं है, मैं अभी जल्दी आएगा, ऐसा मतलब उसको इंस्पिरेशन दिया। फिर वो थोड़ा मेंटेन कर दिया। आपकी बेटी का एक वीडियो वायरल हुआ था, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। उनकी स्कूल की इंडिपेंडेंस डे स्पीच वो दे रही थी और उन्होंने बोला कि मेरे लिए फ्रीडम ये होगा जब मेरे जो फादर हैं वो जेल से निकल सकें, जो जर्नलिस्ट हैं, वो 9 साल की एक छोटी बच्ची हैं, उनके लिए ये बातें करना। जब आप देखें, आपको लगा कि ये मेरी बच्ची का चाइल्डहुड जिसे कहते हैं, जिसमें एक इनोसेंस होती है, ज़्यादा इन चीज़ों की समझ नहीं होती है, आपको लगता है आपके बच्चों को भी जल्दी बड़ा होना पड़ा अपनी एज से? नहीं, बच्चे और वाइफ सब लोग बहुत सर्वाइव किया, लेकिन वो हिम्मत में था, मतलब हिम्मत मिल गया उनको। मतलब सबको मालूम है ये फेक केस है, ये पॉलिटिकल केस है, मतलब दे वांट, मतलब यूपी पुलिस क्या किया, ये हाथरस मामला डाइवर्ट करने के लिए ऐसा एक सीन बनाया। तो सबको मालूम है
मेरा बच्चों भी पेपर पढ़ता है, टीवी देखता है, और इंडिया का सिचुएशन क्या है वो भी उसको मालूम है सबको। इसलिए मुझे इतना दिक्कत नहीं था। सब मतलब अभी भी उन लोगों को एक हिम्मत मिल गया, मतलब कैसे है इंडिया ऐसा चलेगा तो कैसे रहना पड़ेगा। कई लोग जो सिद्दीक अप्पान के बारे में जानते हैं, स्पेशली पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में, उनको वही लिमिटेड स्टोरी पता है जो उन्होंने पुलिस चार्जशीट्स के थ्रू या मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू पढ़ी हो। लेकिन उसके बियॉन्ड आपकी क्या जर्नी है, आप कब जर्नलिज्म में आए, उसके बारे में बताइए। मैं मेरा कॉलेज टाइम में भी राइटिंग शुरू किया, लेकिन उस टाइम कॉलेज मैगजीन और कुछ मैगजीन वगैरह उसमें लिखा था। कहाँ थे आप कॉलेज में? मैं कालीकट में था। अच्छा। कालीकट। और क्या पढ़ रहे थे आप? मैं बीए इकोनॉमिक्स था। यहाँ पे। उसका बाद पीजी शुरू किया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। फिर मैं थोड़ा सऊदी गए, एक बार विजिटिंग के लिए सऊदी गया, वापस आया 2011 में। 2009 से भी मैं शुरू किया मेरा जर्नलिज्म, पार्ट टाइम जर्नलिज्म, जिद्दा से भी शुरू किया। अच्छा, हाँ। जबकि आपकी कुछ और जॉब थी? या जॉब के साथ पार्ट टाइम से शुरू किया। 2011 से मैं फुल टाइम जर्नलिस्ट है केरला में, केरला और दिल्ली। मेरा बीट सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और दलित माइनॉरिटी इश्यूज था। और दिल्ली बेस्ड थे? दिल्ली बेस्ड थे। इधर मेरा बीट ऐसा था, मतलब यूएपीए के बारे में, आफ्सपा, यूएपीए कितना ड्रैकोनियन लॉस है उसके बारे में भी बहुत आर्टिकल लिखा और न्यूज़ भी रिपोर्ट किया, कश्मीर इश्यूज के लिए भी, और ऐसा रिपोर्टिंग था मेरा। मतलब आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे, आपकी पूरी फैमिली थी। इजी नहीं होता है सरवाइव करना, हम सबको पता है सच्चाई। फाइनेंशियली भी बहुत टर्बुलेंट होता है। फिर भी क्यों आप जुटे रहे इतने साल, डेकेड, ऑलमोस्ट ओवर अ डेकेड आपने ये किया? क्या मोटिवेशन था, क्या ड्राइव थी आपकी? ये मैं पहले भी मतलब बहुत, हमको ये जर्नलिस्ट है तो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है तो हमको बहुत कर सकता है जनता के लिए, जनता का आवाज़ के लिए। उसके बाद मैं बहुत ग्राउंड रिपोर्ट किया। मैं इसलिए हाथरस गया, मतलब हमारा ऑफिस में बैठ के सोशल मीडिया देख के रिपोर्ट कर सकता है, मुझे भी मालूम है वो, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट है तो वो अलग चीज़ है। हमारा दिलचस्पी नहीं है वो, मतलब उसका आवाज़, मेरा रिपोर्टिंग स्टाइल भी वो था, मेरा व्यूज़ या ओपिनियन नहीं था आपका। हाँ, आप मतलब विक्टिम्स, वो उसका वर्ड में कॉपी पेस्ट किया, मेरा जलसा ऐसा था। लेकिन आप वहाँ पहुँच भी नहीं पाए। जैसे आप बोल रहे हैं आप कभी अपना ओपिनियन नहीं डालते थे, या आप बहुत ऐसा नहीं कि आप जाके कुछ पोक कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को अलग से। क्यों लगता है आपको टारगेट किया गया? सिद्दीक अप्पान को क्यों ऐसे टारगेट हुआ? ये दिल्ली दंगे के बाद इंडिया का या केरला का 2 न्यूज़ चैनल, मलयालम न्यूज़ चैनल को होम मिनिस्ट्री पाबंदी मतलब बैन किया 48 आवर्स के लिए। एक एशियानेट न्यूज़, दूसरा मीडिया वन चैनल, दोनों चैनल है मलयालम केरला बेस्ड चैनल। ये सरकार का एलिगेशन ये था, होम मिनिस्ट्री का एलिगेशन, ये मिस रिपोर्टिंग किया, मतलब दंगा मतलब सरकार के खिलाफ रिपोर्ट किया, इसलिए 48 आवर्स के लिए बंद मतलब बैन किया, ब्रॉडकास्टिंग बंद किया। इसके खिलाफ मैं जंतर मंतर में एक प्रदर्शन किया। मैं उस टाइम केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट दिल्ली यूनिट का सेक्रेटरी था, इसलिए मैं उसको लीड किया। बहुत लोग था, बहुत जर्नलिस्ट था, मलयालम जर्नलिस्ट बस नहीं, दिल्ली का कितना हमारा दोस्त है, हिंदी इंग्लिश मीडिया का बहुत हमारा कोलीग्स, वो भी था उसमें शामिल था, और पॉलिटिशियन सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, सबका पॉलिटिशियन भी था उसमें शामिल था। वो भी स्पीच दिया, मैं भी स्पीच दिया। मैं सेक्रेटरी था इसलिए मैं एक वेलकम स्पीच दिया उसमें। उस दिन मैं लीड किया वो प्रोटेस्ट जंतर मंतर में। उसके बाद मुझे प्रशासन मतलब पुलिस, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, मैं हिट लिस्ट में आया। ऐसा आपको लगता है कि उसके बाद से आप रेडार पे आए? या उस दिन के बाद मैं रेडार पे आया। इसके बाद मेरे खिलाफ बहुत संघ परिवार वेबसाइट मेरे खिलाफ बहुत क्या है एलिगेशन डाल के न्यूज़ आया। ये उस हाथरस वाले इंसिडेंट से भी पहले मार्च महीने में, फरवरी में था वो दंगा, उसके बाद मार्च में था ये प्रोटेस्ट, और मेरे खिलाफ भी आर्टिकल आया। ये मेरे खिलाफ ये बताया ये दिल्ली दंगा का मास्टरमाइंड है, उधर पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसा एलिगेशन।
जो यूपी स्पेशल टास्क फोर्स है, उन्होंने एक, आपने सुना होगा, 5000 पेज लॉन्ग चार्जशीट फाइल की आपके खिलाफ। उसमें उन्होंने लिखा है कि यू डिड नॉट राइट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट एंड ही ओनली एंड ओनली रिपोर्ट्स टू इंसाइट मुस्लिम्स, विच इज़ ऑल्सो अ हिडन एजेंडा ऑफ द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और PFI, एंड you wrote to sympathize with Maoists and communists, and you used to do anti-Hindu stories in Malayalam media and had planned to inflame the Delhi riots. ये जो ये सब स्टोरीज की बात कर रहे हैं, ये जो एक कनेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं आपका PFI से, आपको पता होगा जब आप जेल में थे उस दौरान PFI होम मिनिस्ट्री ने बैन कर दी ऑफिशियली PFI और उनके एफिलिएट सारे ग्रुप्स। आप जब वहाँ गए, पहले तो आपसे मैं पूछूंगी आपका PFI से कुछ भी कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है आपका PFI से? एज ए जर्नलिस्ट मेरा फ़ोन पे बहुत लोगों का नंबर है, PFI, BJP, CPM, कांग्रेस, जनता दल, कितना पार्टी है इंडिया में, कितना ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब लोगों का, लीडरों का नंबर मेरा फ़ोन में था। बट आप उसका ग्रुप का पार्ट नहीं थे? नहीं। वैसे मैं बोल रही हूँ, पर्सनल कैपेसिटी में आप इन्वॉल्व नहीं थे उस नहीं group नहीं में? क्या है ऐसा नहीं, उसको भी प्रोग्राम में हम जाएगा, रिपोर्ट करेगा, सबको ऐसा किया एज अ जर्नलिस्ट? एज ए जर्नलिस्ट। जिस गाड़ी में आप जा रहे थे, उस गाड़ी में 3 और लोग थे जो आपके साथ अरेस्ट हुए। मुझे लगता है कि आपकी फिर भी बात हुई एक तरह से लोगों ने, और इंटरनेशनली भी लोग जाने कि सिद्दीक अप्पन कौन है, वो अरेस्ट हुए एक जर्नलिस्ट, लेकिन उन लोगों की इतनी बात नहीं हुई। उनमें से एक PFI के एक्टिविस्ट, एक स्टूडेंट, और जो ड्राइवर हैं आपके आलम, जो आपको ड्राइव करके ले जा रहे थे, आपने कहा कि ओला उबर के थ्रू आपको कैब मिली थी, वो भी अरेस्ट हुए। वो आपके कुछ महीनों पहले ही उनको भी बेल मिली। तो जिस तरह से ये आप पूरी गाड़ी में जितने लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, यहाँ तक कि ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा, लेकिन उन सबको क्यों टारगेट किया गया, आपको क्या लगता है? वो अनफॉर्चुनेटली वो ड्राइवर का नाम आलम था, इसलिए होगा। ये ड्राइवर बहुत को बताया, उसको, मैं ड्राइवर हूँ सर, पुलिस को बताया मुझे छोड़ दो। उनको आप पहले कभी नहीं मिले थे? बिल्कुल नहीं जानते थे? उस दिन गाड़ी, हमारा अरेस्ट का टाइम भी मैं उससे बात नहीं किया, बस फोन पे बात किया, मतलब बार्गेन किया किलोमीटर वाइज रेंट के लिए, ये था हमारा कनेक्शन। फिर ये 12 रुपया पर किलोमीटर, 12 रुपया से उधर जाने के लिए तैयार हुआ। ये अरेस्ट का टाइम तक या चौकी में था हम, उस टाइम तक मुझे नहीं मालूम ये कौन है। मैं जेल जाने के बाद, जेल में बंद होने के बाद, उसको फैमिली, उसका परिवार, उसका क्या क्या है, ये कौन है, वो पता चला। आप कह रहे हैं उनका नाम आलम है इसलिए ये हुआ, माने वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है, आप जो हैं टारगेट क्यों हैं, एज अ मुस्लिम या एज अ मुस्लिम जर्नलिस्ट, या क्या रीजन है आपको लगता है? ये मुस्लिम एक ओनली वन रीजन, हम जर्नलिस्ट है और केरला से हैं, ये भी आपको एक रीजन लगता है? वो मुझे पहले भी जेल में और पुलिस से भी ये रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, नॉट अ रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। आप लोग क्यों इधर आया? आप लोग माने केरला के लोग? मैं ये क्या सोचा, मैं केरला से ये रिपोर्टिंग करने के लिए इधर आया, ऐसा सोचा। ये मैं बताया, मैं केरला से नहीं आया, मैं दिल्ली में काम करता था, मैं दिल्ली से आया, ये मेरा बीट है, दलित इशू, विमेन इश्यूज। ये पुलिस पहले भी मुझे ऐसा टारगेट किया, केरला का पत्रकार किया, किधर है? हम 4 लोग उधर बैठा था चौकी में, एक लोकल इंटेलिजेंस का 3-4 आदमी आया, पूछा केरला का जर्नलिस्ट क्या है, किधर है वो, किधर है, उसको क्वेश्चन करना है उसको। मैं था टारगेट में, हमेशा ये बताया केरला ऐसा है, केरला के बारे में और बदनाम करना है, आप लोग ऐसा है, आप लोग बहुत पढ़ा लिखा लोग है, पूरा इंडिया में आप लोग मतलब लोगों को भड़काने के लिए आया इधर। पुलिस का वर्षन था, आपको कितना गर्लफ्रेंड है, आप बीफ खाता है क्या, आप इस्लामाबाद में कितना बार गया, ऐसा क्वेश्चन था लोकल इंटेलिजेंस। मैं सोचा ये क्या पुलिस है या कौन, किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा सोचा मैं। इसलिए ये लोग शुरू किया, मतलब केरला, एक इसको एक दुश्मनियत, मुझे नहीं मालूम क्यों केरला से इतना दुश्मनियत क्यों। मैं भी इसके होगा, उधर बीजेपी का अभी भी एक मतलब संसद या MLA या मतलब वो पावर में नहीं आया, इसलिए होगा। हमको उधर कल्टिवेटेड लैंड नहीं है, उधर बहुत सेक्युलर लोग रहता है, इसलिए होगा, मुझे नहीं मालूम। मुझे ज्यादा थप्पड़ मारा, मुझे
मतलब फिजिकली हरासमेंट, मेंटली हरासमेंट मेरे ऊपर था। आप कह रहे हैं आपको फिजिकली हरास किया गया और जेल में? बहुत थप्पड़ मारा, एक एक क्वेश्चन में एक एक थप्पड़ मारा, ये लोकल इंटेलिजेंस। मतलब क्वेश्चन ऐसा था, पाकिस्तान में कितना बार गया, आप जामिया मिलिया में क्यों पढ़ा, आप क्यों उर्दू हिंदी सीखा, आप क्यों सऊदी अरेबिया गया, आपको कितना लैंग्वेज आती है, वो भी सब मेरे लिए मतलब एक क्राइम था। पढ़ा लिखा वो क्राइम है, जामिया में पढ़ा वो भी क्राइम है। मैं क्यों यूपी आया, मैं बताया केरला यूपी इंडिया में है, इधर आने के लिए कुछ वीज़ा या पासपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, मैं रिपोर्टिंग के लिए आया। अभी ये सब हो गया है, आप जेल से निकल आए हैं, बेल पे निकले हैं, लेकिन यूएपीए में बेल आपको पता है, सबको पता है, बहुत मुश्किल से मिलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन आपको बेल भी मिली थी सितंबर 2022 में, ये फरवरी 2023 चल रहा है। उस दौरान जो है हम सबने कवर किया, ये रिपोर्ट किया कि श्योरिटीज़ मिलना एक तो मुश्किल हो गया था, श्योरिटीज़ मिली तो वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में इतना उन्होंने टाइम लगाया, आप फाइनली अब निकले हैं बाहर। वो पीरियड कितना स्ट्रेन्युअस था कि अच्छा बेल मिल गई है, तब भी ये जो रेड टेप जिसे हम कहते हैं उसमें फंसे हुए हैं? बेल मिलने के बाद 5 महीने मैं जेल में रहा, 5 महीने। यूएपीए केस में सितंबर 9 को मुझे बेल मिल गया। उसके बाद बहुत सेक्युलर लोग, एक्टिविस्ट लोग यूपी से मुझे मतलब श्योरिटी के लिए रेडी हुआ, क्योंकि सबको ये परेशान किया, ये टीएस यूपी पुलिस, मतलब बहुत लोगों को एक दिन पूरा पुलिस स्टेशन में बुला के उधर बिठा के क्वेश्चन किया, वेरिफिकेशन, हाँ, वेरिफिकेशन के चक्कर में। आप जो हैं सिद्दीक अप्पन, जो एक नाम, जो एक मिसाल बन गया है डेंजर्स ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया का। जब भी कोई बात करते हैं कि जर्नलिज्म इंडिया में कितना मुश्किल हो गया है, तो कुछ नाम लिए जाते हैं, उनमें से आपका है। इसको मद्देनजर रखते हुए आप जो है इस प्रोफेशन में कंटिन्यू करना चाहते हैं? Sure, I will continue my journalism. यू विल कंटिन्यू योर जर्नलिज्म? आप बिना फ्लिंच करे ये कह रहे हैं, बिना सोचे एक नहीं मिनट नहीं, भी? उसमें सोचने की बात नहीं है। सबको मालूम है इंडिया में जर्नलिज्म कितना एक रिस्की जॉब है, रिस्की प्रोफेशन है, बहुत रिस्की प्रोफेशन है। सरकार के खिलाफ कुछ लिखेगा या बात करेगा या कुछ ब्रॉडकास्ट करेगा तो आप जरूर आईटी, ईडी, सीबीआई, कुछ ना कुछ एजेंसी आपको पीछे पड़ेगा। तो ये सब जानते हुए भी आप क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं? श्योर, कंटिन्यू करना पड़ेगा। हमारा 60% अच्छा लोग है इंडिया में। ये आप अभी भी कह रहे हैं, ये सब होने के बाद भी आपके Yes, साथ? अभी भी इंडिया में होप है हमारा, ये सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इंडिया में। लेकिन फासिस्ट एक देयर इज ए रूम इन डेमोक्रेसी फॉर फासिज्म, उसका एक फायदा उठाया ये लोग। मतलब जर्नलिज्म एक बहुत रिस्की जॉब है। देखो अफगानिस्तान, म्यांमार, दुनिया में हर जगह में, रशिया, सब जगह में मतलब रियल जर्नलिस्ट के लिए बहुत दिक्कत है। ये जॉब इतना इजी नहीं है। आपको इजी वर्क मतलब वाइट कॉलर जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट को मक्खन लगाओ, उसका वर्जन गीबल्सियन झूठ स्प्रेड करो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम सिद्दीक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।